हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि पर। किसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि, किस प्रकार की जाती है, क्या इसके मुख्य चरण हैं, क्या लाभ हैं, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, और टीचिंग लर्निंग मेथड में या साइंस एजुकेशन में साइंटिफिक मेथड का क्या यूज़ है। उन सारे पॉइंट्स पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिक विधि का सामान्य रूप से अर्थ होता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करना या क्रमबद्ध तरीके से करना। जो साइंस की डेफिनेशन भी हमें बताती है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। तो उसी आधार पर वह विधि जो किसी भी कार्य को एक क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित रूप से करने पर फोकस करती है, सिस्टमैटिकली करने पर फोकस करती है, वो मेथड साइंटिफिक मेथड कहलाता है। और डिटेल में इसको जानते हैं कि क्या होता है ये। तो इसका पहले अर्थ समझते हैं। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड साइंटिफिक ट्रूथ इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अगर साइंस के स्पेशल रेफरेंस में देखा जाए तो साइंटिफिक मेथड वह विधि है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं वैज्ञानिक सत्यों को और जो तथ्य हैं उनको पहचानने के लिए, उनको ढूंढने के लिए जिस प्रोसीजर या जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है वह विधि साइंटिफिक विधि या वैज्ञानिक विधि कहलाती है। If the scientific method is followed by the teachers and students in the classroom, the teaching learning process will be effective. अगर हम इसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करें तो इसके द्वारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्यों, कैसे किया जा सकता है वो काम? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मेथड ऑफ टीचिंग और एक्वायरिंग नॉलेज। क्योंकि इसमें इसके थ्रू अगर हम सीखते हैं तो जो हमें नॉलेज मिलती है वो सिस्टमैटिक तरीके से मिलती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर या क्रम में मिलती है, क्रमबद्ध रूप से हम सीख पाते हैं। और जब एक चीज दूसरे चीज से लिंक्ड होती है, रिलेटेड होती है, तो चीजों को समझना ईजी हो जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, ये हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हमें बताती हैं। इसी चीज को फोकस करता है साइंटिफिक मेथड, जो ये कहता है कि किसी भी काम को सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि सरल तरीके से कठिन तरीके की ओर सीखा जाए या एक पर्टिकुलर ऑर्डर या क्रम में सीखा जाए तो हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो इफेक्टिव नॉलेज हो सकती है और हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत एनरिच हो सकता है इसके द्वारा। It is based on the child-centered approach that focus on the process, how to do, and the not subject, what to do. ये एक छात्र केंद्रित एक उपागम है जो मुख्य रूप से प्रक्रिया पर आधारित है। प्रक्रिया पर आधारित है मतलब ये बात करता है कि ये काम कैसे हुआ। ये सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता कि क्या करना है, कैसे करना है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करना, उसकी प्रक्रिया के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में बात करता है। तो साइंटिफिक मेथड एक प्रैक्टिकल मेथड है जो स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाता है और बच्चों के अंदर इंक्वायरी स्किल को डेवलप करते हुए उनको प्रोसेस के थ्रू सीखने पर फोकस करता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या किया जाता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में। तो सबसे पहले जनरेट होता है क्वेश्चन। बच्चा इंक्वायरी के थ्रू एक क्वेश्चन को रेज करता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन हमें, मेरे दिमाग में ये चीज आया है या ये क्वेश्चन आया है जिसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करता है, उससे पर्टिकुलर रिसर्च करता है, उसके बारे में चीजें ढूंढने की कोशिश करता है कि कितना इजीली उसको क्या क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या क्या डेटा उसके पास अवेलेबल है। तो जितना भी डेटा है उन सबको ढूंढकर वो एकत्रित करता है एक जगह पर और उसके बाद उसके आधार पर हाइपोथेसिस को फॉर्म करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। जिन परिकल्पनाओं को सत्य या असत्य घोषित करने के बाद वो ये बताता है कि वास्तव में वो निष्कर्ष तक पहुंचा या नहीं। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक परिकल्पना, एक संभावित उत्तर है। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो परिकल्पना सही हो जाती है, नहीं होता है तो आगे और एक्सपेरिमेंट करने की और रिसर्च के बच्चे को जरूरत पड़ती है। तो हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद वो अपने डेटा के बेस पर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि मैंने जो परिकल्पना बनाई थी और जो हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन के थ्रू आंकड़े एकत्रित हुए हैं वो आंकड़े क्या उस चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं।
इन सब चीज़ों को देखने के बाद में वो पूरा टेस्टिंग जब हाइपोथेसिस की कर लेता है, उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट के बेस पर कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है और उस कंक्लूजन को फिर सबके अंदर सर्कुलेट या कम्युनिकेट कर दिया जाता है। इस प्रकार साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी एक क्वेश्चन से लेकर के और एक थ्योरी या कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है और ये सारे स्टेप उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं जो एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर आते हैं। इसीलिए हम साइंटिफिक मेथड को बोलते हैं कि ये ऑर्डर के आधार पर या क्रम के आधार पर चलने वाली विधि है, जिसमें एक भी स्टेप अगर आपका मिस होता है तो आपको अपना रिजल्ट तक पहुंचने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर क्रम में करने की बात कही गई है या व्यवस्थित रूप से सीखने की बात इसके अंदर कही जाती है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक मेथड के, क्या उद्देश्य हैं जिनके आधार पर हमने वैज्ञानिक विधि का निर्माण किया है। तो बच्चों के अंदर अगर हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्पेशल रेफरेंस में देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना। जब तक बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा तब तक वो विषय वस्तु को सीखने में ईजी नहीं हो पाएंगे। जब तक माइंड रेडी नहीं होगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तब तक वो विज्ञान विषय को एक बोझ की तरह पढ़ेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बनाकर छोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना साइंटिफिक मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है। जब उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तो वो चीज़ों के लिए क्रिएटिव हो जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है सब बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। जब एटीट्यूड डेवलप होता है तो धीरे धीरे करके बच्चों के अंदर वही टेम्पर आ जाता है, उनका वही एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। वो किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको वैज्ञानिक तरीके से देखना या उसके बारे में एनालिसिस करना या उसके विभिन्न तथ्यों को खोजना सोचना उसी तरीके से शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो एक अच्छे बोले कि डिस्कवरर बन जाते हैं, एक अच्छे खोजकर्ता बन जाते हैं जो चीजों को प्रैक्टिकली एनालाइज करने के बाद ही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। थर्ड जो उद्देश्य है टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड बायोटिक फैक्टर्स। हमारे जितने भी जैविक घटक हैं यानी जिसमें पादप और जीव जंतु सभी आते हैं, उन सभी का प्रकृति के साथ किस प्रकार से रिलेशन है, उन सबको मैनेज करने की बात भी हम साइंटिफिक मेथड में करते हैं क्योंकि ये नेचर के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है। तो नेचर और बायोटिक फैक्टर्स में रिलेशन किस तरीके से उस पर भी ये फोकस करता है। नेक्स्ट है एनरिच क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन साइंस। ये हमने यहाँ पर भी बात की थी पहले, क्योंकि जब बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आता है तो क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है और वो चीज़ों को क्रिएटिवली करना सोचता है। तो साइंस में क्रिएटिविटी होती है तो इनोवेशंस आते हैं और इनोवेशंस आते हैं तो नई नई रिसर्चेस होती हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाना भी एक ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मेथड का। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्वायर द स्किल्स ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। किस तरीके से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें प्रोसेस किया जाता है और उन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने के बाद किस तरीके से हम अपने जो आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो सारी बातें भी बच्चा साइंटिफिक मेथड के थ्रू सीखता है। साथ ही साथ में ड्राइविंग द कंक्लूजन, अब उसने यहाँ जो एनालिसिस किया है अपने खुद के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर उसका विश्लेषण करने के बाद उसने जो भी कुछ यहाँ पर सीखा या उसका जो भी रिजल्ट आया उसके आधार पर वो कंक्लूजन तक पहुँचता है। कंक्लूजन पर खुद के कंक्लूजन को फिर वैलिडेट करता है, वो उसको वैधता को जांचता है कि क्या वास्तव में मेरे जो रिजल्ट आए हैं वो सारे आंकड़ों का एक तरीके से समावेश करते हुए मैंने सही विश्लेषण किया है या नहीं, उसका वैलिडेशन किया जाता है और उसके बाद उसको अप्लाई करने की कंडीशन में बच्चा आ जाता है कि अब मैंने जो सीखा था वो वैलिडेट भी हो गया, मेरे से मैंने खुद ने इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके लिया है, तो अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है। बच्चा इन सारे पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होकर के सीखने लगता है। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंटिफिक मेथड के जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान सीखते हैं। अब बात करते हैं क्या इसके मेन बेनिफिट्स हैं। तो बच्चा क्योंकि प्रैक्टिकली करके सीख रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है बच्चों के अंदर डेवलप होती है। बच्चे सीखने के लिए खुद को फ्री महसूस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई बंदिश नहीं होती। क्लासरूम के अंदर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सीखना कोई बाउंडेशन नहीं है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्री सीखते हैं तो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, लर्निंग अच्छी होती है।
इट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को और आत्म अभिप्रेरणा को भी बढ़ाता है। जब बच्चा सेल्फ मोटिवेट होता है तो और नया करने की कोशिश करता है। गेन प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल। साइंस बेसिकली फोकस ही करता है लर्निंग बाय डूइंग पर, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिलती है जिससे वो जो भी कुछ सीखते हैं वो खुद करके सीखते हैं, और करके सीखा गया ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो फायदा है वो है सॉलिड वैलिडेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन किए गए हैं वो वैलिडेट किए जा सकते हैं। आप कितने भी लोगों से उसका वैलिडेशन करवाइए, वो सॉलिड वैलिडेशन होता है ऑब्जर्वेशन के बाद, और कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर इन स्टूडेंट। ये मेन मोटो है साइंटिफिक मेथड का कि स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और टेम्पर को डेवलप किया जा सके। तो उन सब का भी विकास हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं साइंटिफिक मेथड के। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इनके साथ कुछ सीमाएं हैं। जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर हम सोचें कि इसको कम समय में बच्चों को सब कुछ सिखा दें इस मेथड के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम लगता है क्योंकि बच्चा डेटा कलेक्ट करता है, फिर उस सब के आधार पर हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसको वैलिडेट करता है। तो इन सारी चीज़ों में समय लगता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरे कोर्स को इस मेथड के थ्रू नहीं कराया जा सकता, कुछ टॉपिक ही कराए जा सकते हैं। दूसरा है लर्नर नीड टू वर्क हार्ड। जो है बच्चों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस मेथड का यूज करने के लिए, क्योंकि डेटा कलेक्शन करना एक इजी टास्क नहीं है। बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज कई बार अवेलेबल नहीं भी हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, या एनालिसिस से रिलेटेड उनको कुछ दिक्कत आ सकती हैं। तो बच्चों को बहुत कड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है इस मेथड के अंदर। तीसरा, लेस फैसिलिटीज। ज़्यादातर स्कूल और जो हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो सारे बच्चे इनका यूज़ कर सकें। ना तो लैब के अंदर प्रॉपरली है, या नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा सीख रहा है तो रिसोर्सेज पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नेट नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। जैसा हमने ऊपर बात की, सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा सकता, सभी टॉपिक्स को इसके थ्रू कवर नहीं किया जा सकता। और अगला जो एक ड्रॉबैक है वो ये भी है कि कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हमारे पास इतने नहीं हैं जो इस मेथड का यूज़ करना सही तरीके से जानते हों, कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके बच्चों में किस प्रकार स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे कॉम्पिटेंट टीचर्स की भी कमी है हमारे पास। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे साइंटिफिक मेथड के साथ में होते हैं। अब बात करते हैं टीचर का क्या रोल होता है, शिक्षक क्या भूमिका निभाता है। तो शिक्षक की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इसमें। द टीचर शुड अरेंज अ नेसेसरी एनवायरनमेंट। एक माहौल तैयार करने का काम करता है शिक्षक, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक बच्चा उसमें काम नहीं कर पाएगा। तो साइंटिफिक मेथड के लिए जब सिस्टमेटिक तरीके से काम होना है तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होता है, जो काम टीचर का होता है। डिस्कस अबाउट अवेलेबल रिसोर्सेज। ये हाँ, शिक्षक हमें बताता है, टीचर हमें ये बताता है हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनका बेहतर तरीके से यूज किस प्रकार किया जा सकता है। हेल्प इन अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ये आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उन सबको अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है। स्टूडेंट को कई बार डेटा जो होता है बहुत तरीके से बिखरा हुआ रहता है, उस सबको कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना है वो सब काम में टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग। जब स्टूडेंट जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उनको फॉर्मुलेशन में या फिर उसको टेस्टिंग में, उनको टेस्ट करने में टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। जब एनालिसिस के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है तो उसकी क्या लैंग्वेज होगी, डेटा जो हमने कलेक्ट किए थे उनको कंक्लूजन के फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए स्टूडेंट की हेल्प करने का काम करता है टीचर। और स्टूडेंट को समय समय पर एनकरेज और मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छा काम कर सकें और एक्टिव बने रहें पूरी प्रोसेस के दौरान। और ये साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी करता रहता है पूरी प्रक्रिया का, कि कहीं कोई बच्चे से अगर कोई गलती हो रही है या किसी को कुछ सहायता की ज़रूरत है तो उसको समय पर वो उपलब्ध कराई जा सके। और इट प्रोवाइड्स टीचर प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडलाइन टू द स्टूडेंट। किसी भी काम को कैसे करना है, क्या क्या उसको नियम उसके अंतर्गत मानने होंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें भी टीचर बच्चों को बताता रहता है समय समय पर। तो रोल ऑफ टीचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर टीचर नहीं होगा तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में या डेटा को अरेंज करने में, उनसे रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बात करते हैं, अब जो साइंस टीचर की हमने बात की, वो वास्तव में साइंस टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, वो साइंटिफिक, हम ये कहें कि साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहा है। तो ये इसके शब्द से ही आ रहा है, साइंस टीचर हमने यहाँ पे लिखा है। साइंस में उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड खुद के अंदर होना चाहिए। टीचर क्रिएटिव होना चाहिए, आई फॉर इनोवेटिव होना चाहिए, एंथुसियास्टिक या उत्साही होना चाहिए, नया काम को करने के लिए जोश होना चाहिए उसके अंदर। नॉन सुपरस्टिशियस होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि पुरानी रूढ़ी रीतियों पर, अंधविश्वासों पर भरोसा करे। और क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए अपने काम को करने के लिए। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बच्चा किसी ट्रबल में है, तो ट्रबल शूटर की तरह काम करे, उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालने का काम करे। एनर्जेटिक हो, अफेक्शनेट हो, बच्चों के साथ स्नेह का माहौल रखे, क्योंकि अगर गुस्से में बच्चों से काम कराया जाता है तो शायद बच्चे डर के मारे नहीं भी सीख पाएंगे या पूछने में भी डरेंगे। तो अफेक्शनेट एक उसका बिहेवियर होना चाहिए। केयरिंग होना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखे। ऑनेस्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए। साथ ही साथ एविडेंस को इकट्ठा करने में, या एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होना चाहिए। मतलब एविडेंस सीकर होना चाहिए, खुद भी एविडेंस पर भरोसा करे और बच्चों को भी प्रमोट करे। और साथ रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के लिए। तो ये साइंस टीचर के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू काम करते हैं, या साइंस टीचर को ऐसे करना चाहिए, या इन क्वालिटीज़ को डेवलप अपने अंदर करना चाहिए अगर वो साइंस टीचर के रूप में साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।